हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कुछ बेसिक्स और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर, इसके टाइप्स, इसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड ऑप्टिकल लॉसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है वो लाइट सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड की जाती है। और ये जो लाइट पल्सेस हैं ये ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर ये जो केबल है उसकी जो इनर लेयर है कोर, उसमें से लाइट सिग्नल्स पास होते हैं। और ये जो इनर लेयर कोर है ये ग्लास की से या प्लास्टिक सिलिका इनसे बनी होती है और इसका डायमीटर बहुत ही लेस 50 माइक्रोमीटर्स के अराउंड होता है। और ये जो इनर लेयर है इसमें से जो लाइट सिग्नल्स प्रोपोगेट कर रहे हैं वो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करते हुए प्रोपोगेट करते हैं। मींस ये लाइट सिग्नल्स जो है वो इस इनर लेयर में से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ इस टाइप से ट्रेवल करते हैं जब तक कि वो इससे सरफेस से बाहर तक नहीं आ जाते, तब तक वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। और ये जो इनर लेयर है ये आउटर इसके क्लैडिंग की कवरिंग होती है जिसका डायमीटर भी लेस होता है, 125 माइक्रोमीटर के अराउंड होता है। और ये क्लैडिंग इसकी आउटर कवरिंग है ये भी प्लास्टिक या ग्लास सिलिका की बनी होती है। ये मीन्स ये एक तरीके से जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो एक इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी प्रोवाइड करती है, जो कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होता इसके थ्रू। तो इस टाइप से मीन्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जो लाइट सिग्नल्स प्रोपगेट हो रहे हैं वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स? Optical fibers are very fine fibers of glass. They consist of a glass core roughly 50 micrometers in diameter surrounded by a glass optical cladding giving an outside diameter of 125 micrometers. They make use of total internal refraction to confine light within the core of fiber. Means जो light pulses हैं वो इस कोर से ही पास होती हैं, वो भी किस प्रिंसिपल के साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। तो फाइबर ऑप्टिक्स की जो स्ट्रक्चर है उसमें यूजुअली 4 लेयर्स होती हैं। इनर लेयर कोर, देन क्लैडिंग, देन बफर कोटिंग और आउटर जो है वो है जैकेट, जो कि मजबूती से प्रोवाइड करती है। तो जो इनर लेयर है कोर, उसका अभी हमने देखा कि जो लाइट सिग्नल्स ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं वो कोर के थ्रू पास होते हैं जिसका डायमीटर बहुत ही लेस होता है। और ये जो कोर है ये यूजुअली जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें यूज किया जाता है ग्लास, और इसकी वजह से इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ग्लास, प्लास्टिक, ये सब सिलिका ये सब यूज़ किए जाते हैं तो कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिक शॉक इससे नहीं लगेगा। मीन्स ये इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन भी प्रोवाइड करती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो और ये जो लाइट सिग्नल्स इसमें से प्रोपेगेट कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ प्रोपेगेट करते हैं, इस प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो कोर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इसके आउटर लेयर जो है क्लैडिंग, वो जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बनी है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये जो लाइट सिग्नल्स है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ इससे प्रोपेगेट करेंगे। मीन्स कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होनी चाहिए किससे, क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो इसके ये जो कोर है इसके आउटर जो ये कवरिंग है ये क्लैडिंग होती है, सेकेंड लेयर, जो कि इसका डायमीटर भी बहुत लेस होता है, 125 माइक्रोमीटर के अराउंड। ये भी ग्लास और प्लास्टिक की बनी होती है। और जो थर्ड जो लेयर है बफर कोटिंग होती है कोर और क्लैडिंग के ऊपर। तो ये जो है वो फाइबर ऑप्टिक को फिजिकल डैमेज से बचाती है। फाइबर आइडेंटिफिकेशन etc इसके वर्क है। नेक्स्ट आउटर जो लेयर है वो इसे जैकेट की कवरिंग है, जो कि जो हमारी फाइबर ऑप्टिक है केबल है इसे मजबूती प्रोवाइड करती है। मीन्स ये इसके लिए रोबस्टनेस प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसको प्रोवाइड करती है इस टाइप से। और इसका डायमीटर भी बहुत लेस होता है, 400 माइक्रोमीटर के अराउंड। जैकेट
तो आउटर जो कवरिंग है जैकेट क्या करती है, डिटरमाइंस द मैकेनिकल रोबस्टनेस ऑफ द केबल, मीन्स ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमारी फाइबर केबल को प्रोवाइड कर रही है, यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक और पीवीसी। बफर कोटिंग क्या करती है, प्रोटेक्ट्स द फाइबर ऑप्टिक फ्रॉम फिजिकल डैमेज, जो फाइबर केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, उसे फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। क्लैडिंग क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विद इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन लेस देन द कोर मटेरियल मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे लेस होना चाहिए कोर से। क्यों, ताकि कोर से जो लाइट प्रोपेगेट कर रही है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ प्रोपेगेट कर सके। नेक्स्ट, कोर लाइट प्रोपेगेशन मीडियम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूजुअली ग्लास कंडक्ट्स नो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो लाइट प्रोपेगेट हो रही है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, किस प्रिंसिपल के थ्रू उनका प्रोपेगेशन होता है। तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from a denser to a rarer medium such that the angle of incidence is greater than the critical angle, the ray reflects back into the same medium. This phenomena is called total internal reflection. मीन्स जब कोई लाइट रे किसी डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करती है, इंसिडेंट होती है, वो भी किस एंगल पे, मीन्स जो नॉर्मल एक्सिस है, इस टाइप से कोई नॉर्मल एक्सिस है और ये तो यहाँ से ये डेंसर मीडियम से इस रेरर मीडियम में से जाना है, तो जब ये जो क्रिटिकल एंगल है उससे भी ज़्यादा एंगल पे जब ये इंसिडेंट होगी तो ये रिफ्रैक्ट अदर मीडियम में रिफ्लेक्ट ना होके उसी सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो फिनोमिना है इसे कहते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चूंकि ये उसी सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है इसीलिए इस घटना को इंटरनल कहा गया है। और टोटल का रिफ्लेक्शन का यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि जो ये जो लाइट रे जो यहाँ से इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम के लिए, तो ये इसकी एनर्जी जो ये सरफेस है इससे कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, टोटल इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसीलिए इसे कहते हैं। और चूंकि सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है इसलिए ये घटना क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस टाइप से ये होता है। अभी हम जो डायग्राम है नेक्स्ट स्लाइड में उसमें क्लियरली आप समझ पाएंगे इसे। In the optical fiber, the rays undergo repeated total number of reflections until it emerges out of the other end of the fiber, even if the fiber is bent. मीन्स जो लाइट पल्सेस जो हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं और किस प्रिंसिपल के साथ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। तो जब तक ये जब ये एंटर करती हैं तब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसमें से आगे बढ़ती हैं, और जब तक फॉलो करती हैं तब तक ये उस जो ऑप्टिकल फाइबर है उससे बाहर नहीं आ जाती। ऐसा लगता है मानो कि फाइबर ही बेंट हो गया हो। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि जो अभी मैंने बताया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो यहाँ ये डायग्राम में अच्छे से समझ में आएगा। लाइक ये एक इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो ये जब इस मीडियम से, ये एक मीडियम है वाटर, एक एयर, इसका जो रिफ्रैक्टिव ये जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। तो जब ये लाइट रे इस मीडियम से इस मीडियम में एंटर होती है तो इस टाइप से रिफ्रैक्ट होती है, मीन्स ये किसी एंगल थीटा 1 पे इंसिडेंट हो रही है तो ये इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे चूंकि यहाँ पे अभी ये इसी मीडियम में रिफ्रैक्ट हो रही है, चूंकि ये थीटा 1 जो है वो थीटा c से कम है, क्रिटिकल एंगल से अभी कम है, तो ये अदर मीडियम में इस टाइप से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और इस थीटा 1 से ज़्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है। मीन्स ये इंसिडेंट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट होती है उससे ज़्यादा एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है। ये एंगल नॉर्मल एक्सिस से कितना होगा, थीटा 2। ये तो यहाँ पे क्या है, थीटा 2 जो है वो ग्रेटर देन क्या होता है, थीटा 1। अब हम इस थीटा 1 से और ज़्यादा एंगल पे इसको इंसिडेंट कराते हैं, तो जैसे कि यहाँ ऐसे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं तो अब ये रे इस टाइप से होगी, और ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी। फिर एक एंगल जब आएगा, जब थीटा c हम लेते हैं, ये इस एंगल पे ये रे इस टाइप से
यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी, तो ये एंगल क्या है यहाँ पे, मीन्स 90 डिग्री एंगल पे ये अब रिफ्लेक्ट हुई है। और ये जो इंसिडेंट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है, जिसकी वजह से ये 90 डिग्री एंगल के साथ रिफ्रैक्ट हुई है, तो इस एंगल को हम कहते हैं थीटा सी क्रिटिकल एंगल। अब अगर हम इस एंगल से और भी ज़्यादा एंगल लेते हैं इंसिडेंट करवाने के लिए लाइट रे को, तो ये जो रे है वो सेम इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मीन्स अब जैसे कि ये जो थीटा 1 पे इंसिडेंट कराया गया इस रे को, तो ये सेम इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो घटना है जिसमें कि एंगल जो इंसिडेंस एंगल है वो क्या है, ग्रेटर देन ऑफ क्रिटिकल एंगल, मीन्स अब जो थीटा 1 है वो ग्रेटर देन ऑफ थीटा सी है, तो ये रे है वो इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये जो घटना है इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसी रिफ्लेक्शन पे जो ये लाइट रे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू प्रोपेगेट करती हैं इसी प्रिंसिपल के साथ। तो किस टाइप से उसमें प्रोपेगेट होती हुई दिखती हैं, हम देखते हैं। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने क्या देखा, द एंगल ऑफ द लाइट इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब एंगल जो इंसिडेंस एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी ये जो घटना है वो अकर होगी। cladding does not absorb any light from the core, मीन्स इसमें जो क्लैडिंग है वो कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी कोर से, और कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तभी तो टोटल रिफ्लेक्शन होगा ना। अभी मैंने बताया कि जिस सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसी सेम मीडियम में, तो उसी सेम मीडियम में हो रही है, इस वजह से तो इसे इंटरनल कहा गया है। और चूंकि ये टोटली रिफ्लेक्ट हो रही है, मीन्स जिस सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होती है उस सरफेस से में इसकी की कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती है, मीन्स क्लैडिंग से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, अदर मीडियम क्लैडिंग का है, तो क्लैडिंग जो है वो कोई लाइट एब्जॉर्ब नहीं करती है इससे। The extent that the signal degrades depends upon the purity of the glass and the wavelength of the transmitted light। और ये किस पे डिपेंड करेगा, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी वेवलेंथ पे, और जो ग्लास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो यूज किया गया, मटेरियल जो यूज किया गया उसकी प्योरिटी पे। तो इस टाइप से, जैसे अभी हमने जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल देखा वो किस टाइप से अकर होता है इसमें, जैसे ये फाइबर एक्सिस है, इसमें जैसे लाइट रे जब इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ यहाँ पे इस टाइप से स्ट्राइक कर रही है ये, तो ये क्लैडिंग की सरफेस है यहाँ पे, जो अदर मीडियम शुरू हो जाता है ये कोर है और ये क्लैडिंग। तो ये यहाँ से चूंकि ये जो एंगल जिस एंगल पे ये इंसिडेंट हो रही है ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो ये फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये वाला जो केस जो दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि ये क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है तो 90 डिग्री एंगल पे ये रिफ्रैक्ट होती है यहाँ नॉर्मल एक्सिस से। और जब ये इस एंगल से भी ज़्यादा पे इंसिडेंट हो रही है तो ये इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस टाइप से ये लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, और अगर ये एंगल इससे लेस होता है तो ये रिफ्रैक्ट हो जाती है। और इस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा, अगर ये क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट होती है तो हमारा जो लाइट सिग्नल है वो आउट ऑफ द फाइबर रेडिएट हो जाएगा और हमारे सिग्नल का लॉस हो जाएगा। तो जो लाइट रेज हैं वो मोर देन क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट होनी चाहिए, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ वो प्रोपेगेट कर सके। तो इस टाइप से लाइट रेज जो है वो प्रोपेगेट करती हैं, जैसे कि ये एक लाइट सिग्नल आ रहा है, ये इस टाइप से टोटल ये कोर है, ये फाइबर एक्सिस है, और इसके बाहर ये जो सरफेस है वो कोर क्लैडिंग सरफेस है। तो ये लाइट सिग्नल जो है वो इस टाइप से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ प्रोपेगेट करते हैं। और ये दूसरा सिग्नल है, ये भी इस टाइप से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस टाइप से फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल्स जो हैं वो प्रोपेगेट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। नेक्स्ट फाइबर ऑप्टिक केबल, इस टाइप से ये फाइबर्स होते हैं कोर के अंदर। तो फाइबर ऑप्टिक केबल में है 1 to और 1000 फाइबर्स, चूँकि ये फाइबर्स का डायमीटर बहुत ही लेस होता है, इसलिए इवन 1000 फाइबर भी एक सिंगल केबल में हो सकते हैं।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में। ऑप्टिकल फाइबर्स कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन देयर ट्रांसमिशन प्रॉपर्टीज एंड द स्ट्रक्चर दे आर ऑफ टू टाइप्स, सिंगल मोड फाइबर्स एंड मल्टी मोड फाइबर्स। फाइबर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं मोड्स के बेसिस पे, सिंगल मोड और मल्टी मोड। और ये जो मल्टी मोड फाइबर्स हैं ये फर्दर और टू क्लासिफिकेशन होता है इनका, स्टेप इंडेक्स फाइबर्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स। तो देखते हैं वन बाय वन। तो हम अब देखते हैं कि सिंगल मोड फाइबर क्या होते हैं। दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर स्टेप अप as we move from the cladding to the core, and this type of fiber allows single mode to propagate at a time due to very small diameter of its core। ये सिंगल मोड फाइबर्स में जो कोर डायमीटर है वो बहुत ही लेस होता है और इसकी वजह से इसमें केवल एक ही मोड फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है, एक ही मोड फाइबर के थ्रू प्रोपगेट करेगा। और इसमें चूंकि एक ही मोड फाइबर के थ्रू इस टाइप से प्रोपगेट करेगा तो इसमें कोई भी डिस्पर्शन इफेक्ट नहीं होता है। बैंडविड्थ इसकी बहुत हाई होती है, अराउंड 1000 मेगाहर्ट्ज। और इसका चूंकि एक मोड इसमें प्रोपगेशन है तो इसमें जो फैब्रिकेशन है इसके थ्रू चूंकि एक ही मोड प्रोपगेट किया जा रहा है और कोर डायमीटर बहुत लेस है तो इसकी वजह से इसका फैब्रिकेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उस फैब्रिकेशन के लिए जो कॉस्ट है वो भी हमें ज़्यादा पड़ती है। इन दिस फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग एंड द कोर रिमेन्स कांस्टेंट। इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कोर और क्लैडिंग की वो कांस्टेंट रहती है। इसलिए इसे हम सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टेप इंडेक्स जो फाइबर होते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूनिफॉर्म होती है। इन दिस फाइबर द साइज ऑफ इट्स कोर डायमीटर इज टिपिकली अराउंड 9 to 10 माइक्रोमीटर। इस टाइप से बहुत ही स्मॉल होता है कोर डायमीटर, इसकी वजह से जो इसमें से केवल एक सिंगल मोड ही प्रोपगेट कर सकता है। और ये जो इस टाइप से ये सिंगल मोड फाइबर से इन्हें हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से केवल एक ही मोड प्रोपगेट हो रहा है और इसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसे लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइप है मल्टी मोड फाइबर। चूंकि अभी हमने सिंगल मोड फाइबर में देखा कि ओनली कोर डायमीटर काफ़ी लेस होता है, इसलिए इसकी वजह से ओनली वन मोड इज कैन प्रोपगेट थ्रू द फाइबर। मीन्स कोर डायमीटर लेस होने की वजह से केवल एक ही मोड जो है वो फाइबर एक्सिस के अलोंग या कोर से प्रोपगेट होता है। फाइबर के थ्रू केवल एक ही मोड प्रोपगेट कर सकता है। जबकि मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, दिस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट allows more than one mode to propagate over more than 100 modes can propagate through multi-mode fibers at a time. The size of its core is typically around 50 micrometer or 62.5 माइक्रोमीटर। इसे मल्टी मोड फाइबर क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे मल्टीपल मोड्स को अलाउ करता है प्रोपगेशन के लिए। इवन 100 मोड से भी ज़्यादा मोड्स एक ही टाइम पे प्रोपगेट कर सकते हैं मल्टी मोड फाइबर्स में, क्योंकि इसके जो कोर डायमीटर है वो ज़्यादा होता है, कितना 50 माइक्रोमीटर से 62.5 माइक्रोमीटर तक होता है इसका कोर डायमीटर, जो कि सिंगल मोड फाइबर से ज़्यादा है। तो इसमें मल्टीपल मोड्स जो हैं वो एक ही टाइम पे प्रोपगेट हो सकते हैं। इसकी बैंडविड्थ भी काफ़ी लो होती है कंपेरेटिव टू सिंगल मोड, अराउंड 30 मेगाहर्ट्ज। और चूंकि इसमें मल्टीपल मोड्स प्रोपगेट हो सकते हैं एक ही टाइम पे, तो इसमें डिस्पर्शन इफेक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और इन्हें जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। और इनका फैब्रिकेशन कंपैरेटिवली सिंगल मोड फाइबर इजी होता है। इन्हें फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर एंड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ये क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर्स। नंबर ऑफ प्रोपगेटिंग मोड्स प्रोपोर्शनल टू कोर डायमीटर या वेवलेंथ। चूँकि हमने अभी जैसे टाइप्स में जो डिस्कस किया उसके बेसिस पे भी हमें पता चल गया कि जो प्रोपगेटिंग मोड्स है वो कोर डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोर डायमीटर अगर लेस है तो उसमें से कम मोड ही
प्रोपेगेट हो सकते हैं, और अगर कोर डायमीटर ज़्यादा है तो उसमें से मल्टीपल मोड्स प्रोपेगेट हो सकते हैं। लाइक सिंगल मोड में हमने देखा था कि कोर डायमीटर काफ़ी लेस था, तो उसमें से केवल सिंगल मोड ही प्रोपेगेट कर सकता था, और जो कि मल्टीपल मोड स्टेप जो मल्टी मोड फाइबर्स हैं उनमें उसका कोर डायमीटर कंपेरेटिव टू सिंगल मोड ज़्यादा है, तो उससे मल्टीपल मोड्स एक ही टाइम पे प्रोपेगेट हो सकते हैं। Typically, the core diameter is 50 micrometer to 100 micrometer, and numerical aperture varies from 0.20 to 0.29 respectively. ये केस है स्टेप इंडेक्स फाइबर का। अब हम देखते हैं कि स्टेप इंडेक्स फाइबर होता क्या है। तो स्टेप इंडेक्स फाइबर में जो है वो जो कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कंप्लीट जो है कोर का सरफेस उसके लिए यूनिफॉर्म होती है। इसमें जो कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म होती है, तो इस टाइप से जो मल्टी मोड्स हैं इस टाइप से प्रोपेगेट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो टोटल कंप्लीट कोर सरफेस के लिए यूनिफॉर्म रहती है। तो इस टाइप का मीडियम रहता है, इस टाइप का जो पाथ है वो रहता है मल्टी मोड्स की ट्रेवलिंग का। ड्यू टू हायर वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर एंड लार्ज कोर साइज इन दिस केस, फाइबर कनेक्शन एंड लॉन्चिंग लाइट इज वेरी इजी. Due to several modes, the effect of dispersion gets increased. The modes arrive at the fiber end slightly different times, and so spreading of pulse takes place. क्योंकि अभी हमने पहले भी बताया कि इसमें मल्टी मोड्स प्रोपेगेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिस्पर्शन अकर होगा तो उनके जो स्प्रेडिंग डिस्पर्शन में क्या होता है, पल्स स्प्रेडिंग भी हो जाती है, तो उससे हो सकता है कि जो मोड्स हैं वो डिफरेंट टाइम्स पे रीच हो फाइबर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर्स होते हैं उनमें जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जब जैसे ही इस एक्सिस से जब हम कोर की पेरीमीटर की तरफ हम बढ़ते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है डिक्रीज होती है। जब हम इस एक्सिस से इधर जाएंगे, कोर क्लेडिंग सरफेस की तरफ जाएंगे, मीन्स इस पेरीमीटर की तरफ जाएंगे, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। लाइक यहाँ पे अगर 1.9 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो वो डिक्रीज होते होते यहाँ पे 1.7 के अराउंड आ जाएगा, जबकि वो डिक्रीज तो हो रहा है ये, बट ये अभी भी इस यहाँ पे जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अभी भी क्लैडिंग से ज़्यादा रहेगा। लाइक अगर यहाँ पे 1.72 है कोर का इस पेरीमीटर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तो यहाँ क्लैडिंग का क्या है इस टाइम पे, क्लैडिंग का 1.7 है। लाइक वो अभी भी कम ही होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा कोर से कम होगा, पर कोर के अंदर जो कोर का इटसेल्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के केस में डिक्रीज होता है जैसे जैसे हम एक्सिस से पेरीमीटर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, और जब हम इधर इस साइड यूं जाते हैं तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिक्रीज होता है। इसकी वजह से जो ये फाइबर्स जो इसके अलोंग प्रोपगेट कर रहे हैं इनकी जो शेप है वो कहीं पे इस टाइप से साइनोसॉइडल भी हो जाती है, और चूँकि इनकी शेप इस टाइप से चेंज हो सकती है, साइनोसॉइडल हो सकती है, हाइपरबोलिक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इस टाइप से। मीन्स जो पाथ हमने देखा था एक कांस्टेंट पाथ से जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ट्रेवल कर रही है वेव मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स के लिए, चूँकि वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट थी, तो वो वाला केस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिक्रीज के कारण, क्योंकि यहाँ से यहाँ में हम देखें तो इस टाइप से ये डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला जो पाथ है वो इस टाइप से अलग शेप ले लेता है। तो वो शेप कुछ भी हो सकती है, लाइक साइनोसॉइडल या हाइपरबोलिक, हम कुछ भी कहें वो, पर शेप जो है वो लाइट रेज की उनका पाथ जो है वो चेंज हो जाता है। इन दिस फाइबर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द फाइबर एक्सिस। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर क्या है, डिक्रीज होता है। The value of the refractive index is highest at the center of the core. इस फाइबर एक्सिस जो है इस पे सबसे ज़्यादा होता है, and decreases to a value at the edge of the core and that equal to refractive index of the cladding. और जैसे जैसे हम इससे एज की तरफ बढ़ते हैं तो ये
डिक्रीज हो जाता है और अराउंड क्लैडिंग के अराउंड हम इसे कह सकते हैं, पर अभी भी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इससे स्लाइटली ज़्यादा ही होगा पेरीमीटर पे भी अगर हम देखेंगे तो। बाय दिस टाइप ऑफ फाइबर डिजाइन द डिस्पर्शन ऑफ द मोड्स इज कंपनसेटेड, आल्सो लाइट वेव फॉलो साइनसोइडल पाथ अलोंग द फाइबर। तो इससे ये जो कंडीशन है जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, इसकी वजह से लाइट कंपनसेट हो जाती है, वो इस टाइप के पाथ को फॉलो करती है उसके इसकी वजह से। नेक्स्ट देखते हैं कि सिंगल मोड फाइबर मल्टी मोड फाइबर के कंपैरिजन में सिंगल मोड फाइबर के क्या एडवांटेजेस हैं। लोअर सिग्नल लॉस एंड ए हायर इंफॉर्मेशन कैपेसिटी और बैंडविड्थ देन मल्टी मोड फाइबर्स एज द सिग्नल लॉस डिपेंड्स ऑन द ऑपरेशनल वेवलेंथ। चूँकि सिंगल मोड फाइबर में ओनली वन मोड प्रोपेगेट है, इसकी वजह से कोई डिस्पर्शन इफेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई लॉस अकर नहीं होता। मीन्स सिंगल मोड फाइबर में कंपैरेटिवली मल्टी मोड फाइबर जिसमें कि हायर डिस्पर्शन अकर हो रहा है, इसके कंपैरिजन में सिग्नल लॉस क्या है, कम। इससे ये इंफॉर्मेशन कैपेसिटी भी इसकी क्या है, ज़्यादा, और चूंकि बैंडविड्थ भी सिंगल मोड फाइबर के केस में क्या है, मल्टी मोड फाइबर से ज़्यादा। These fibers are capable of transferring high amount of data due to low fiber dispersion. लो फाइबर डिस्पर्शन की वजह से ये हाई अमाउंट ऑफ डाटा फाइबर्स के अलोंग ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंगल मोड फाइबर्स आर नोन एज लो लॉस फाइबर, चूंकि इसमें कोई डिस्पर्शन अकर नहीं होता, चूंकि एक ही मोड की ट्रेवलिंग हो रही है, तो इसकी वजह से इसे लो लॉस फाइबर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर में एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में। Acceptance angle of fiber phi max is defined as the maximum value of angle of incidence at the entrance, जो कि क्या है, एयर या फाइबर इंटरफेस, end of the fiber at which the angle of incidence at the core cladding interface is equal to critical angle of core medium. Means जो core cladding interface है उस पे जो लाइट इंसिडेंट एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल पे हो लाइट इंसिडेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो लाइट रे है वो एंट्रेंस पे एक्सेप्टेंस एंगल पे इंसिडेंट हो। अगर वो लाइट रे एंट्रेंस पे एक्सेप्टेंस एंगल से ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होती है, तो वो जो फाइबर में जब ट्रेवल करेगी तो वो फाइबर से आउट रेडिएट हो जाती है, फाइबर से बाहर रेडिएट हो जाएगी, और इस केस में हमारे सिग्नल का लॉस हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जो लाइट इंसिडेंट हो, जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फाइबर इंटरफेस पे, वो एक्सेप्टेंस एंगल के साथ इंसिडेंट हो। तो एक्सेप्टेंस एंगल लाइट को फाइबर के अलोंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ प्रोपेगेट कराने के लिए मैक्सिमम एंगल है। ये इस टाइप से दिया जाता है, साइन फाइव मैक्स इक्वल्स टू रूट ओवर n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो एक्सेप्टेंस एंगल के साइन से दी जाती है, मींस साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल इज कॉल्ड एज न्यूमेरिकल अपर्चर। उसके बारे में आगे देखेंगे। यहाँ पे जो 5x है ये क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल, और ये जो n1 है वो है कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और n2 जो है वो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट हम इसे डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो एंगल एक्सेप्टेंस एंगल की हम बात करते हैं, यहाँ डायग्राम में से थीटा नोट से दिखाया गया है। तो जो लाइट सिग्नल इंसिडेंट हो रहे हैं वो ये मैक्सिमम एंगल थीटा नोट पे इंसिडेंट हो सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा एंगल पे इंसिडेंट होते हैं तो वो जो रे है वो फाइबर के बाहर चली जाएगी और सिग्नल का लॉस हो जाएगा। तो ये इस पे जब इंसिडेंट होते हैं तो ये अंदर क्रिटिकल एंगल पे इसे इंसिडेंट करता है। इससे ज़्यादा एंगल पे रे अब इंसिडेंट हो सकती है, तो ये रे को, लाइट रेज को फाइबर के अलोंग प्रोपेगेट करवाने के लिए ये जो एंगल है वो मैक्सिमम एंगल है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल जो मैक्सिमम एंगल है, इस पे इंसिडेंट होके ही रेस के अलोंग जो प्रोपेगेट कर सकती है। और ये जो एक्सेप्टेंस एंगल है, इससे जो ये कोण हम यहाँ पे कोण दिखाई दे रहा है, इसका एंगल क्या होता है कंप्लीट, जैसे ये थीटा नोड है, थीटा नोड क्या है, एक्सेप्टेंस एंगल, और इस कोण का कंप्लीट एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा नोड। द कोण एसोसिएटेड विद द एंगल 2 थीटा नोड इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस कोण। इस एंगल को एक्सेप्टेंस करने वाला जो कोण है उसे क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस कोण। तो ये एक्सेप्टेंस एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा नोड।
और ये साइन थीटा नोड होती है न्यूमेरिकल अपर्चर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर के बारे में। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होती है ऑप्टिकल फाइबर की? न्यूमेरिकल अपर्चर इज ए फिगर ऑफ मेरिट दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द लाइट गैदरिंग और लाइट कलेक्टिंग ability of an optical fiber. The large magnitude of numerical aperture, the greater the amount of light accepted by the fiber from the external light source. Numerical aperture is mathematically defined as the sign of the acceptance cone of half angle. मतलब numerical aperture किस टाइप से डिफाइन की जाती है? जो acceptance angle है उसका साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, जो हमने अभी देखा था यहाँ पे जो N1 और N2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं कोर और क्लैडिंग के। N2 क्लैडिंग का और N1 कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर हमें क्या बताती है? ऑप्टिकल फाइबर की लाइट गैदरिंग और लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी के बारे में हमें बताती है। और इसका ये जो फॉर्मूला है इसका हम डेरिवेशन करके देखते हैं किस टाइप से ये यहाँ पे आया है। तो न्यूमेरिकल अपर्चर इसकी का इस टाइप से जो डायग्राम दिखा है इससे हम इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ म्यू नोट साइन थीटा नोड इक्वल्स टू म्यू वन साइन थीटा वन। तो न्यूमेरिकल अपर्चर को चूँकि ये न्यूमेरिकल अपर्चर को हम कैसे देते हैं? साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल मीन्स जो मैक्सिमम एंगल है एक्सेप्टेंस एंगल उसके साइन से हम न्यूमेरिकल अपर्चर को देते हैं। ये यहाँ पे साइन थीटा नोड ये न्यूमेरिकल अपर्चर है, थीटा नोड क्या है यहाँ पे? एक्सेप्टेंस एंगल। तो इसे हम कैसे डिराइव करेंगे? स्नेल्स लॉ क्या कहता है? जैसे ये लाइट सिग्नल आ रहा है, ये एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या है? म्यू नोट, और ये इसमें इंसिडेंट होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू वन। तो स्नेल लॉ से हम जानते हैं म्यू नोट साइन थीटा नोट इक्वल्स टू म्यू वन साइन थीटा वन। और यहाँ जो फिगर है ये डायग्राम है इससे हम देख सकते हैं कि ये जो थीटा वन है ये इस टाइप से ये लाइट इस मीडियम में इंसिडेंट हो रही है, तो ये इस फाइबर एक्सिस के अलोंग इस एंगल पे इंसिडेंट होगी। तो और ये वाला जो एंगल है ये और ये एक जेड बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये थीटा वन है तो ये भी थीटा वन होगा। और ये जो एक्सिस है जिससे कि हमारा जो लाइट सिग्नल है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या होगा? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तभी तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। और एक्सेप्टेंस एंगल हमें कौन सी कंडीशन देता है कि एटलीस्ट वो किस पे यहाँ पे क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल पे यहाँ पे जो लाइट सिग्नल है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होता है। तो ये जो टोटल एंगल क्या हो जाएगा? π/2 है टोटल एंगल, तो जो थीटा वन है हमारा वो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस 5 ये लिख सकते हैं हम थीटा वन को। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं म्यू नोट साइन थीटा नोट इक्वल्स टू म्यू वन साइन π/2 माइनस 5। π/2 माइनस 5 साइन वो π/2 माइनस 5 क्या होता है? कोस 5। कोस 5 को चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोस 5 को अगर हम साइन स्क्वायर 5 में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 ऐसे लिख सकते हैं। और साइन फाई सी जो क्रिटिकल एंगल पे हम देखते हैं कि फॉर क्रिटिकल एंगल चूंकि ये एक्सेप्टेंस एंगल पे एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होते हैं, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है यहाँ पे? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल क्या होता है? म्यू टू इक्वल्स डिवाइड बाई म्यू वन। म्यू टू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, और म्यू वन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर। तो यहाँ इससे इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं म्यू नोट साइन थीटा नोट इक्वल्स टू म्यू वन रूट ओवर 1 माइनस म्यू टू बाई म्यू वन स्क्वायर। इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये डिवाइड में है तो ये म्यू वन से म्यू वन कैंसिल हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो म्यू वन स्क्वायर क्या आएगा? नीचे म्यू वन ही आएगा। और इसके जब हम इधर ले जाएंगे तो म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। म्यू वन क्या है यहाँ पे? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और म्यू टू क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन थीटा नोट क्या आ गया यहाँ पे? चूंकि म्यू नोट साइन थीटा नोट है, म्यू नोट क्या है? ये इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो साइन थीटा नोट क्या आ गया? रूट ओवर म्यू वन स्क्वायर माइनस म्यू टू स्क्वायर। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल अपर्चर दी जाती है। तो ये डिस्कशन था आज कुछ बेसिक्स के बारे में रिगार्डिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो आज का डिस्कशन बस इतना ही।